हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर तीसरा है, जिसका नाम रासायनिक बलगतिकी या जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। ये शुरुआत आपको एकदम जबरदस्त होगी, बिल्कुल आपको मजा आ जाने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम शुरू करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके जो वीडियो लेक्चर नंबर तीसरे की अब हम बात करते हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के जो चैप्टर थर्ड है उसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिसने वीडियो ना देखे हो तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सभी प्रकार के जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड करा दिए गए हैं, और जो भी हमारे वीडियो हैं इससे ऊपर वाले दोनों वो अपलोड करा दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि हमने बताया कि पिछली बारे में हमने पढ़ रखा था कि भाई अर्धायु क्या होती है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यहाँ पर डेफिनेशन बताई जाएगी आपको। यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। और ये बात आप ध्यान दे लीजिए कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपके परीक्षा की दृष्टि से जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नंबर के या दो दो नंबर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपसे पूछ लेते हैं कि एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए या इसकी डेफिनेशन दीजिए। तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है आपका अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। ये आपका बहुत ज्यादा आता है, अभिक्रिया की वेग जो है हमारा ताप पर किस प्रकार डिपेंड करता है, ये आप ध्यान दीजिए। इसके बाद है अपना सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा के ऊपर जो आपके सवाल आधारित है वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा, अब आपको सवाल तब बनेंगे जब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इसके बाद है आपका क्या, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम बात करें कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है और अगर हम उस पर उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक किस प्रकार से उसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर उसकी बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी। यहाँ तक कि यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बताया जाएगा कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग पर किस प्रकार डिपेंड करता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट का सिद्धांत, जिसे हम कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं। और यहाँ पर फिर आपको काफी एग्जाम्पल्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको कुल मिला के इसमें मजा आ जाने वाला है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो कृपया प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को जरूर विजिट करें, देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बिल्ड हो और भी अच्छे से मजबूत हो। चलिए तो फिर ज्यादा समय न लगाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, छद्म मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि वैसा दिखाई देना, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं, सुनना अच्छे से, ऐसी अभिक्रियाएं जो आपकी द्वितीय कोटि की होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अच्छे से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमको क्या है, एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं उसे, तो वो हमको प्रथम कोटि की दिखाई देती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कि ऐसी अभिक्रियाएं जो सकल से तो दिखाई देती हैं भैया ये द्वितीय कोटि की होंगे, लेकिन जब उन्हें वास्तव में हम अध्ययन करते हैं, पता कराते हैं, तो पता चलता है कि ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह क्या कहलाती है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके लिए उदाहरण की, तो इसके लिए आपका आ जाएगा कि आप इथाइल एसीटेट का जल अपघटन ले सकते हैं। ठीक है, जब इथाइल एसीटेट का जल अपघटन लेंगे तो आपका बनेगा CH3COOH, दैट इज इथेनोइक अम्ल, ऐसे आप एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, और आपका बनेगा C2H5OH, या आप कह सकते हैं जिसे हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है हमारा जल की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। जब हम उसे बहुत अच्छे से देखते हैं तो हमको, जब हम बात के इसका, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया ये जो है हमारा जो रिएक्शन है, ये हमारी जो अभिक्रिया का, जब हम उसका वेग देखते हैं, हर चीज़ अच्छे से उसे देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी कैसी है। तो ये हमारी जो एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ये हमारी रिएक्शन प्रथम कोटि की निकल के आती है। चलिए अब हम इसे लिखते हैं और समझते हैं। तो लिखते हैं इसे, ते लिखा हुआ है, कभी कभी परिस्थितियों के परिवर्तन से अभिक्रिया की कोटि में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकृति में तो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की तरह दिखती हैं, लेकिन जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो हमारी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि CH3COO C2H5 का जल अपघटन। जब आप इसका जल अपघटन करते हैं तो कहानी कुछ ऐसी आती है, CH3COO C2H5। जब इसका आप जल अपघटन करेंगे तो आपका बनेगा CH3COOH प्लस C2H5
OH, ठीक है। ये आपका एसीटिक अम्ल है और ये आपका इथाइल अल्कोहल है। ओके, इतना क्लियर। तो इस तरह से कहानी चल रही होती है। अगर हम इसका वेग देखें तो वेग आएगा आपका K और यहाँ पर आ जाएगा CH3 COO C2H5 और यहाँ आ जाएगा आपका H2O। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब हम इसे अच्छे से देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी जल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी लगभग अपरिवर्तित रहती है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसे तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो एथिल एसीटेट है इसका हम 0.01 मोल लेते हैं और ये जो हमारा जल है वो लेते हैं हम 10 मोल। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये जो आपका जल की जो कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन है इसे आप स्थिरांक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरह से इसका वेग आता है। तो आपका ये जो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह आपका बिहेव करेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि यह जो है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है और देखने में आपको क्या लग रही है कि ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो आपकी द्वितीय कोटि की कह सकते हैं देखने को दिखती हैं, लेकिन जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह आपकी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसे अगर पूरा लिखें तो ये हो जाएगा आपका CH3 COO C2H5। हमने इसको स्थिरांक मान लिया तो इसे आप K' लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है छद्म वाली। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका अभिक्रिया के वेग पर जो है ताप की निर्भरता, ठीक है। चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे आपके पास टमाटर है, ठीक है। तो गर्मियों के दिन में टमाटर 2 या 3 दिन में आपका सड़ जाता है, खींच के मानो 3 दिन, ठीक है। अगर आप उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं तो ठीक है, 3 दिन या 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर हम उसी टमाटर को देखें सर्दियों के दिनों में तो वो 5-6 दिन तो चल ही जाता है ना। और अगर हम उसी टमाटर को उठा के फ्रिज में रख दें तो वो 15 दिन भी चल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टमाटर में जो सड़न है वो टेम्परेचर के आधार पर लग रही है ना। यानी जो टमाटर है वो रिएक्शन कर पा रहा है टेम्परेचर के प्रभाव में। अगर हम बात करें टमाटर की तो टमाटर क्या कर रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी खराब हो रहा है, मतलब जल्दी रिएक्शन कर रहा है। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या हो रहा है, टमाटर जो है हमारा थोड़ा स्लो रिएक्शन कर पा रहा है, मतलब कुछ दिन ले रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए टमाटर जो है हमारा, मान लेते हैं टेम्परेचर, टमाटर नहीं, मान लीजिए टेम्परेचर अगर बहुत कम है, जैसे मान लीजिए हमने फ्रिज में रख दिया है ना, तो उसे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप की क्या निर्भरता होगी, तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो हमारा अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। अगर हम रिसर्च की माने तो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो इतना क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इतना समझ में आया बात। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव या ताप का जो कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। तो मैंने उदाहरण आपको अभी दे चुका था कि टमाटर की क्या बात होती है कि भाई टमाटर गर्मी में जल्दी सारा खराब हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा देर में खराब होता है और फ्रिज में रख दो तो काफ़ी दिनों तक चल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे ही अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं किसी भी अभिक्रिया का तो उसकी जो कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है एक डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जिसे हम N2O5 बोलते हैं, उसके बारे में कि अगर हम उसे देखते हैं तो अगर हम उसके कह सकते हैं कि उसकी प्रारंभिक मात्रा के आधी मात्रा को अगर हमें कह सकते हैं कि वियोजन कराना है, आधी मात्रा को हमें क्या करना है, डिसोसिएट कराना है, तो हम देखते हैं कि अगर ऐसे ही देखें तो कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में हमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो भैया हमें 5 ही घंटे लगते हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस कर दें टेम्परेचर तो हमको 12 मिनट ही लगते हैं। तो कह सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वैसे वैसे किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या आप कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो आपका बढ़ने लगता है। तो चलिए हम इस चीज़ को लिख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं जो ताप वृद्धि के साथ साथ त्वरित होती हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड
पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा के वियोजन में 0 डिग्री सेल्सियस का अगर हम बात करें तो उसमें हमें टाइम लगता है 10 दिन का। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की तो उसमें हमें 5 घंटे का टाइम लगता है। और अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें हमको 12 मिनट का टाइम लगता है। और यह भी पाया गया है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है, अगर हम उसमें 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ा देते हैं तो उसके वेग स्थिरांक में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? तो 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। अब बात आती है भैया टेम्परेचर का वेग स्थिरांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉन टाफ। इन्होंने बताया बढ़िया तरीके से, लेकिन इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आर्हीनियस, उन्होंने दिया कि भैया इसको जो आप है कि एस कैसे लिखते हैं, तो उसने बताया कि आप लिखिए के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस चीज को हम बहुत डिटेल में हम यहाँ पर समझने वाले कि आखिर ये क्या है। तो हमें किसने दिया ये? तो ये हमको दिया आर्हीनियस ने। किसने बताया था स्टार्टिंग बताया वॉन टाफ ने। वॉन टाफ हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इसका विलियन चैप्टर में था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। चलिए, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता की जो व्याख्या है हम किससे करते हैं? आर्हीनियस समीकरण से करते हैं। और इसको दिया किसने था? तो इसके प्रस्तावित इसने किया था वॉन टाफ ने। लेकिन अगर हम बात करें आर्हीनियस की, तो आर्हीनियस ने इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिया था। और यह है आपका इक्वेशन है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए क्या है? आपकी सक्रियण ऊर्जा है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आर क्या है? सार्वत्रिक गैस नीयतांक। टी आपका टेम्परेचर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या जिसे हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे कि कोई भी रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में चलने के लिए हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए और नए बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब बॉन्ड तोड़कर नए बॉन्ड बनाने के लिए हमको जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आपकी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, या आप उसे सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि कोई भी आपकी रिएक्शन चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और नए बॉन्ड बनाने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको आप क्या बोलेंगे? सक्रियण ऊर्जा। अब हम इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं कि भैया इसका ग्राफ कैसे होता है। तो अगर हम इसे अच्छे से ग्राफिकली समझें तो आप देखिएगा, हमने इसको समझने के लिए उदाहरण लिया है H2 और I2 का। तो यहाँ पर हमने ले लिया हाइड्रोजन और ये आयोडीन, ये आपका बन रहा है 2HI। अब इसे समझिएगा, आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन आपका कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। बीच में आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे बना लो, ऐसे आयोडीन बना लो और ऐसे आयोडीन बना लो और ऐसे आप जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और इसके लिए हम इसे डॉटेड लाइन से भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो हमें ऐसे नहीं दर्शाना, हमें डॉटेड लाइन से दर्शाना है, तो इसे आप ऐसे डॉटेड लाइन से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये आपके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो ये हमने इसे ऐसे डॉटेड लाइन से हम इसे क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? जैसे मान लो हम इसे डॉटेड लाइन से दर्शाना चाहें, डॉटेड वाली लाइन बना देते हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शा सकते हैं ऐसे, ठीक। ये आपकी डॉटेड लाइन है और यहां से आप इसे क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सुनना अच्छे से, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और नया बॉन्ड बनाने के लिए, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इस प्रकार का नया बॉन्ड बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी हम उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। अब यहाँ पर ग्राफ की मदद से देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कहानी ऐसे चल रही थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और ये आपका आयोडीन आयोडीन है, ओके। जब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, ठीक है। अब हमें क्या है? यहाँ से यहाँ पर जाना है और यहाँ से जाकर फिर आपका नीचे अपने आप बढ़िया तरीके से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये आपका यहाँ जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से आएगा और ऐसे दिखाई देगा, H H I I I। तो ये यहाँ पर बना आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड और यह आपका टूट कर यहाँ पर बनेगा आपका HI के रूप में। तो ये आपका ऐसे HI और दूसरा आपका HI का इस तरह से। समझ आई बात की नहीं है? कोई दिक्कत? तो आप क्या कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी एक इस प्रकार की न्यूनतम ऊर्जा है जब हम पुराने बॉन्ड को तोड़कर नया बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें जितनी ऊर्जा की हमें मिनिमम आवश्यकता होती है वह हमारी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई ज्यादा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ये, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम है। क्लियर इतना? इसी चीज को हमें क्या करना है? लिखना है। समझ चुके हैं आप उदाहरण की हेल्प से। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं जो बताया था
क्या है कि आर्हीनियस के अनुसार यह अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन के एक अणु से संयोग करके मध्यवर्ती का विरचन करे। मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसे हम ये बोलते हैं, ये आपका मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और मध्यवर्ती का विरचन करे तो इसमें ये बनाने के लिए इसको जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। वही आपका क्या है लिखा हुआ है कि मध्यवर्ती कंपाउंड बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें क्या है आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम आर्हीनियस के समीकरण की अगर हम बात करें तो आर्हीनियस का समीकरण क्या था, तो समीकरण हम लिख लेते हैं और इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सपेंडेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आर्हीनियस के समीकरण से। तो आर्हीनियस का जो समीकरण था, आर्हीनियस समीकरण से क्या था, तो ये था आपका k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों पक्षों का नेचुरल लॉग या प्राकृतिक लॉग लेने पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का नेचुरल लॉग लेने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का प्राकृतिक लॉग लेने पर। अब प्राकृतिक लॉग में क्या करते हैं, ln लिखते हैं, लॉग की जगह है ना, या LOGE लिखते हैं, या आप इसे ln लिखिए वो भी बात सेम है, चाहे इसे आप log e लिखिए, ठीक है, दोनों आपके प्राकृतिक लॉग के डिनोट करने के ही सिंबल है। तो ln k की बात करें हम तो ये आएगा आपका a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अगर मैं टेम्परेचर T1 पर बात करूं कि भैया इस पर टेम्परेचर T1 पर इसका जो वेग स्थिरांक है उसकी फॉर्मूला क्या होगा, और फिर टेम्परेचर T2 की अगर हम बात करूं तो किस प्रकार से इसे लिखेंगे। यहाँ पर ln और लगा लेते हैं क्योंकि हमने दोनों पक्षों पर लिया है, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर T1 के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर, या यहाँ पर लिखिए तापमान T1 के लिए जो हमारा वेग स्थिरांक होगा वो हमारा K1 होगा। तो हो जाएगा हमारा ln K1 बराबर ln A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करिए। सॉल्व कैसे करते हैं, तो ln K1 आपका सेम रहेगा, और ये जो है हमारा लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। लॉग के बारे में हमने एक चर्चा की थी कि लॉग ए बी लिखा है a इंटू बी करके, तो इसकी वैल्यू होती है ln A प्लस ln B। अगर मान लीजिए हमारा लिखा है ln A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो ये आपका हो जाएगा ln A प्लस ln E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसी को आप ऐसे लिखेंगे कि ln A प्लस ln E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने बचपन में पढ़ा था कि भाई ln A की पावर B लिखा हो तो उसे लिखते हैं B ln A। तो अगर हमारा ये लिखा है तो इसे आप क्या लिखेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर टी ln और E, और ये आपका ही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ln E, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है तो ये आपका हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ln K1 बराबर ln 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये हो जाएगा आपका ln E। ln E की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका ln K1 बराबर ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब t की जगह क्या है, T1 है, तो यहाँ T1 लिखो, T1 लिखो। तो ये आप समीकरण मान सकते हैं, मान लो समीकरण 1। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे तापमान T2 के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेचर T2 के लिए। तो लिखते हैं टेम्परेचर T2 के लिए। तो टेम्परेचर T2 के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका K2 बराबर A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2। ओके, दोनों पक्षों का फिर से लॉग लो। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का फिर से नेचुरल लॉग लेने पर। तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का नेचुरल लॉग लेने पर, नेचुरल लॉग लेने पर। तो जब दोनों पक्षों का नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ln K2 बराबर ln A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2। ओके, अब आप इसे ln K2 को सेम लिखिए, और ये हो जाएगा आपका ln A प्लस ln E की पावर ई ए अपॉन आर टी माइनस का, लेकिन 2 है तो 2 लगेगा यहाँ पर। ln K2 आपका सेम रहेगा, और ये हो जाएगा आपका ln A, और ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर T2। ओके, और ये हो जाएगा आपका ln E। तो ln E अगर हम देखें तो नेचुरल लॉग E इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। तो हो जाएगा आपका ln 1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। समीकरण आपका ये हो गया आपका दूसरा। ओके, ये समीकरण आपका पहला हो गया, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया, दोनों हो गए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों समीकरण हो जाने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से,
तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से देखूं तो कह सकते हैं आप कि इससे से घटाने पर तो हम एक दूसरे को घटा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा। ऐसा करते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो इक्वेशन 2 आपकी ये है, यहाँ पे लिख लो ln k2 माइनस ln k1 बराबर 2 में यहाँ पर है आपका ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, फिर हो जाएगा आपका माइनस ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। ओके, ये हो जाएगा आपका ln k2 अपॉन k1 बराबर ये हो जाएगा आपका ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ln a प्लस ई ए अपॉन आर टी टू। अब आप देखिएगा ln a से ये आपका कैंसिल, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका T1 है तो ये हो जाएगा RT1। ठीक है, चलिए ln K2 बटे K1 इक्वल टू ई ए अपॉन RT1 माइनस ई ए अपॉन RT2। ये कैसे हुआ, हमने इसे पहले लिख लिया, दूसरे वाले को बाद के लिख लिया। ओके, अब हम यहाँ पर बात करें तो ये लिखेंगे 2.303 log बेस 10 और ये हो जाएगा आपका K2 बटे K1 इक्वल टू यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं ई ए बटे आर और ये हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे के लिए अगर हम बात करें तो इसे आप नीचे ले जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log बेस 10 K2 बटे K1 इक्वल टू ई ए बटे 2.303 और आर ओके 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अगर मैं बात करूं इस डेरिवेशन का उपयोग कहाँ है तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस डेरिवेशन का उपयोग ये है कि भाई हम एक्टिवेशन एनर्जी इसकी मदद से निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका उपयोग करके ही दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन ही ले लीजिए इसके ऊपर बेस्ड, बस खत्म होने वाला है चैप्टर, बिल्कुल अंतिम स्टेज पे चल रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। चलिए अब हम इसी के ऊपर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। तो ये है आपका सवाल, तो पढ़ते हैं इसे। क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन तथा 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतने और इतने हैं, तो हमको सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है। log बेस 10 7 की वैल्यू दे रखी है और log बेस 10 2 की वैल्यू दे रखी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही इसी कह सकते हैं इसी फॉर्मेट में ऐसे ही आपको वो log की वैल्यू देगा, है ना, आपको ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं कराएगा। ठीक है, अगर आपको log की वैल्यू सीखनी है तो इसके लिए हम अलग से एक बढ़िया तरीके से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बढ़िया तरीके से मजेदार तरीके से log और एंटी log निकालना सिखा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। चलिए अब हम इसे लिखते हैं। इसे आप देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे, तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई हमारा जो अभिक्रिया चल रही है 500 केल्विन ताप और 700 केल्विन ताप की कहानी है। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 500 केल्विन ताप को हम T1 मान लेते हैं, तो ये हमारा 500 केल्विन ताप है। ओके, दूसरा हमारा T2 है तो वो हमारा है 700 केल्विन ताप। ओके, और क्या कह रहा है, वेग स्थिरांक यानी K1 अगर हम बात करें तो K1 है हमारा 0.02। ओके, और K2 अगर हम बात करें तो K2 है हमारा 0.07 सेकेंड इनवर्स, और लिख लो, मात्रक लिख लिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे कह रहा है आपसे कि सक्रियण ऊर्जा यानी हमको एक्टिवेशन एनर्जी यानी हमको EA की गणना करनी है। ओके, इनसे रिलेटेड एक फार्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा फार्मूला है। क्या है, log बेस 10 K2 बटे K1 बराबर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला जो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, जिसका यूज हम करने वाले हैं। आप पूछ रहे थे कि कहाँ पर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इसका। तो log बेस 10 K2 बटे K1 बराबर ओके एक्टिवेशन एनर्जी बटे 2.303 ओके आर ओके, और क्या था आपका 1/T1 माइनस 1/T2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/T1 माइनस 1/T2। चलो थोड़ा सा मैं आसान और कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि EA को आप EA ही लिखिए, अगले स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए log बेस 10 को आप log बेस 10 लिखिए। K2 बटे K1, K2 कितना है आपका, तो K2 है आपका 0.07। ओके, K1 आपका 0.02। ओके, EA अपने को निकालना है। ओके, और 2.303 आपका सेम रहेगा, R को आप अभी R ही रखिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं लासा, T1 T2 आएगा, ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। सभी की वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पर आएगा log बेस 10, यहाँ पर देखिए दशमलव हमने हटाया तो दशमलव आपका हट गया, तो आया आपका 7/2
ओके, बराबर एक्टिवेशन एनर्जी जो कि हमें निकालना है, यह जाएगा आपका 2.303 और आर का मान जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है 8.314 होता है। और अगर हम देखें T2 हमारा कितना है, तो T2 है 700 केल्विन, तो यहाँ 700 केल्विन लिखो। T1 है हमारा 500 केल्विन, तो 500 केल्विन लिखो और नीचे रहेगा 700 गुणा 500। ओके, देख लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका लिखा है log 7/2। अब आप भाग ना देने लगना, log 3.5 का मान ना निकालने लगना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप log 7 माइनस log 2। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी? कि भैया log a/b अगर भाग में लिखा हो तो log a माइनस log b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप चेंज करके लिखेंगे log base 10 7 माइनस log base 10 2 इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी सेम एज, और ये आपका 2.303 ओके, और 8.314 ओके, और 700 में से 500 गए, सो बचे आपके 200 ओके। 7 पना 35, तो 35 और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 है ना। तो ऐसे आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। लॉग बेस 10 इंटू 7 की वैल्यू हमको दे रखी, तो 0.845 ओके, और इसकी वैल्यू है 0.3010 ओके, बराबर। E1 से आप मजाक करेंगे नहीं, ओके। 2 का आपका 2 रहेगा। नीचे अगर हम देखें तो यह आपका 2. इसे नीचे देखें तो ये हमारा 2.303 ओके, 8.314 ओके, 35 का 35 रहेगा और 2 जीरो इसमें लगे थे, 2 जीरो इसमें लगा दो। घटाइए बटाइए तो घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 आपका पहले से था, 5 आपका ये है, तो 0.544 2 इंटू E1 बटे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500 ओके। अब हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम देखें तो आएगा हमारा 0.544 ओके, गुणे 2.303 ओके, 8.314 ओके, 3500 का 3500, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 का नीचे भाग जाएगा, ऊपर वाले का गुणा करके नीचे वाले का जब हम भाग देंगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो ये आया हमारा 18230.8 जूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आ गई बात समझ में कि इस फॉर्मूले का कहाँ यूज करना है? तो इस फॉर्मूले का इस प्रकार के क्वेश्चंस में यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी सूत्र के ऊपर आधारित एक प्रश्न को और देख लेते हैं, पढ़ते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि 600 केल्विन ताप पर इथाइल आयोडाइड की जो रिएक्शन है वो निम्न रिएक्शन द्वारा दी जाती थी। आपकी रिएक्शन है और इसके द्वारा हमारी इथाइल आयोडाइड की कहानी चल रही है। कब? 600 केल्विन ताप पर, यानी कहानी जो है हमारी चल रही है, टेम्परेचर जो है हमारा 600 केल्विन था ओके। आगे कह रहा है आपसे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ऐसी कंडीशन पर जो है हमारा वो है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 ओके। आगे आपसे कह रहा है कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो वो है हमारी 209 किलोजूल प्रति मोल। अगर मैं इसे SI यूनिट में देखूं तो ये आपका 209 3 जीरो बढ़ाओ 1 2 3 जूल प्रति मोल ओके। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है 700 केल्विन ताप, यानी टेम्परेचर जो है हमारा 700 केल्विन यानी 700 केल्विन होना चाहिए ओके। और आगे देखिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी हमको T2 पर हमें K2 निकालना है ओके। आगे चलते हैं। हमारे पास log 1.6 की वैल्यू उसने दे रखी है सवाल में कि भैया तुम मेहनत नहीं करो, ये हमारी 0.2041 ओके। बेस 10 आप लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो log का मतलब ही होता है ऑलरेडी बेस 10 लग चुका है। तो ये चीजें हमको दे रखी है, हमको निकालना है K2 ठीक है। सूत्र अपन जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। क्या भूल गए क्या? फॉर्मूला होता है log बेस 10 K2 बटे K1 बराबर EA बटे 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, यही होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू रखते हैं सभी प्रकार की। तो जब हम सभी प्रकार की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log बेस 10 सेम रहेगा, K2 को आप K2 लिखिए, माइनस इसे लिखिए log बेस 10 ओके, इसे लिखिए K1। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रख दीजिए आप 209 1 2 3 0
2.303 को आप सेम लिखिए, r की वैल्यू लिखिए 8.314, ओके। और 1/T1, T1 यानी आपका कितना है 600, तो 600 को 600 लिखो। 1/T2 कितना है 700, तो 700 को 700 लिखो। चलो लॉग बेस 10, ओके, K2, ओके, माइनस लॉग बेस 10, ओके, K1, ओके। इसे लिखो आप 209 30 तो 30, 2.303 का 303 और 8.314 का सेम, ओके। ये हो जाएगा आपका 700 माइनस 600 बटे 700 गुणे 600, ओके। ऐसा करते हैं कि जो आपका K2 है ना, ये वाला K1 वाला व्यक्ति, इसे वहां ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे वहां ले जा रहे हैं, तो हमने इसे ऐसे मिटा दिया है, ओके। अब हम इसे वहां ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर बचा आपका लॉग बेस 10 K2 और इसे हम K1 को वहां ले जा रहे हैं। जब हम इस K1 को वहां ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस लॉग बेस 10, K1 की वैल्यू आप रख दो, नहीं अगले स्टेप में लिख देंगे, है ना, ओके। चलिए लॉग बेस 10 K2 आपका सेम रहने वाला है, ओके। ये हो जाएगा आपका 209 000, हो जाएगा आपका 100 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2.303, ओके, 8.314, ओके, 700, ओके, 600, ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल, प्लस लॉग बेस 10 का आप लॉग बेस 10 लिखिए। और K1 कहाँ है भाई आपका, K1 आपका ये दे रखा है, हाँ, तो K1 आप रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -5, लॉग बेस 10 रहेगा, K2 रहेगा, बराबर रहेगा, यह आ जाएगा आपका 20 रहेगा, बटे का बटे रहेगा, 2.303 का 2.303 रहेगा, 8.314 का 8.314 रहेगा, सचंग 42 होता है तो 42 का 42 रख दिया, ठीक है। इसे अगर हम देखें सही से तो ये आपका log m इंटू n के फॉर्म में लिखा है, तो अगर हम इसे सही से देखें तो log m प्लस log n, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला पेज लेना पड़ेगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10 K2 बराबर, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आया हमारा 2.599, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। फिर बैक में जाएंगे, log 10 बेस 1.6 की वैल्यू है 0.2041, यहाँ पर लिखिए 0.2041, और ये आपका है पीछे जो सेम है उसे सेम लिख लेते हैं, log बेस 10 की पावर -5, log बेस 10 की पावर आपका -5, ओके। लॉग में एक नियम मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं, कई बार बताया, यहाँ फिर सुन लो। अगर आपका इस तरह से लिखा है log बेस 10 a की पावर b लिखा है तो b आपका आगे आता है और ये आपका कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसे लिखा है log बेस 10 की पावर मान लीजिए कितना लिखा है -5, तो ये आपको हो जाएगा -5 log बेस 10, और अगर बेस और ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका -5, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो आपका -5 होगा। और यहाँ पर हम देखें तो हो जाएगा आपका log बेस 10, ओके, K2 का K2 रहेगा, 2.599 का आपका सेम रहेगा, और इसे हम देखें तो 0.2041 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका -5 log बेस 10 और यहाँ पर आपका 10। इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2.599, ओके, प्लस 0.2041, ओके, -5, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, 5 में से ये घटेगा तो आ जाएगा आपका 2.599, 5 से घटाओ इसे, 5 1 2 3 4 2 0 4 1, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7। तो हमने इसे देखा, तो अगर हम इसे हटा भी दें तो ये आपका 3 अंकों में अगर देखें तो आ जाएगा आपका 4.796। तो आप इसे घटाइएगा, 4.796, 2.599, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और ये आपका क्या आएगा है ना 19 9 8, 18 में से 9 गया 9 बचा है ना, ओके। 16 में से 5 गया कितना बचा, 16 में से 5 जाएगा नहीं, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। और 2,
तो ये है आपका 2.197। अब ये आपका बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2.197, माइनस में है तो इसे आप लिखेंगे log बेस 10 और ये है आपका K2। ओके, इसे आप हटाइए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लेते हैं आप एंटी लॉग, नाम है आपका आंटी लॉग। एंटी लॉग हिंदी में बोलते हैं प्रति लघु गणक। प्रति लघु गणक लेने पर, तो जब हम इनका प्रति लघु गणक लेंगे तो क्या होगा आपका K2 बराबर, यहाँ पर लिखते हैं एंटी लॉग और ये हो जाएगा आपका -2.197। चलिए अब हम इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, तो एंटी लॉग टेबल से हल करेंगे इसे, है ना। तो एंटी लॉग टेबल से जब हम इसे हल करते हैं तो हमें मिलता है, तो ये आएगा आपका 6.36 गुणे 10 की घात -3 और यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड इनवर्स। तो ये आ गया आपका, कह सकते हैं K2, यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इसके ऊपर हमने 2 सवाल ले लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं कि 298 केल्विन पहले हमारा टेम्परेचर था, तो उसमें हमने क्या किया है, तो उसमें हमने 10 केल्विन की वृद्धि कर दी है। 10 केल्विन की जब हम वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 308 केल्विन। ओके, आगे कह रहा है आपसे कि वेग उसका 2 गुना हो जाता है, यानी पहले आपका वेग अगर आप K मान लो तो आपका K2 जो है आपका 2K हो जाता है। ओके, अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करनी है, यानी EA निकालना है। वही पुराना फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब तो याद हो गया होगा, ना याद हो तो दोबारा आप देख के लिखा करिए बार बार। log बेस 10 K2 बटे K1 इक्वल टू द EA बटे 2.303 इंटू R। ओके, 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, log बेस 10 का log बेस 10 रहेगा, K2 आपका 2K है, K1 आपका K है, EA अपने को निकालना है, 2.303 आपका सेम रहने वाला है, R की वैल्यू 8.314 होती है, T1/T1 की वैल्यू यानी 1/T1 कितना है, तो 298 है, T2 कितना है, तो T2 आपका 308 है। आगे चलते हैं, तो आपका ये K से आपका ये वाला K कैंसिल, तो हो जाएगा आपका log बेस 10। ओके, ये आपका 2 का 2 हो जाएगा, बराबर का बराबर रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी सेम रहेगी, बटे में अगर हम देखें तो बटे में आपका 2.303 आएगा, इसकी वैल्यू 8.314, तो आपका सेम रहने वाला है। इसे अगर हम देखें तो आ जाएगा आपका 308 माइनस 298 बटे आपका 308 गुणे 298। इतना सब करने के बाद हमने देखा इसकी वैल्यू है 0.3010। ओके, इसकी वैल्यू होती है EA, इसको अगर हम देखें तो 10 आएगा, नीचे अगर हम देखें तो आएगा आपका 2.303 ओके इंटू 8.314 ओके इंटू 308 ओके इंटू 298। ओके, 298 आपको 98 जैसा देखना चाहिए, है ना, 48 जैसा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमको एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA निकालना था, तो वो आपकी हो जाएगी 0.3010 ओके, 2.303 ओके, 8.314 ओके, 308 ओके, 298 ओके। ये के साथ है कोई है, 10 है, बटे में 10 कर दो। चलिए अब हम इसे हल कर लेते हैं और जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और मात्रा का आ जाएगा आपका जूल प्रति मोल। जूल प्रति मोल अगर ऐसे नहीं लिखना तो किलो जूल प्रति मोल लिख लो, 528977 किलो जूल प्रति मोल। अब देखो 3 अंक बाद दशमलव खिसकाओ तो यहाँ पर आएगा 52 दशमलव करके, है ना, तो ये आएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में आपके जो है इससे आपके सवाल ही बनते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप के। तो आप इसे देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हैं, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगला हमारा बिल्कुल छोटू सा टॉपिक है जिसका नाम है उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। तो अगर मैं बात करूं उत्प्रेरक की कहानी की, तो उत्प्रेरक अगर हम मिला देते हैं तो उससे क्या होता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। बस यही है कहानी कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक हम बढ़ा देते हैं या उत्प्रेरक हम डाल देते हैं, उत्प्रेरक मिला देते हैं, तो उस अभिक्रिया की क्या है जो है वेग जो है बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्प्रेरक का जो यूज होता है वह होता है आपका, कह सकते हैं कि भाई वो जो अभिक्रिया की जो दर चल रही होती है उसको बढ़ाने में। अब ऐसे क्यों होता है? तो आप जब यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे
तो वहां पर डिटेल में देखेंगे कि भाई इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे बन रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है, उत्प्रेरक कैसे काम हो रहा है, तो वहां पर बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा, आपको बिल्कुल मजा सा आ जाएगा वहां पे। अभी आप केवल इतना समझिए कि उत्प्रेरक जब हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, उस अभिक्रिया का रेट क्या है, बढ़ जाता है। अब ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं कि भाई अगर उन्हें मिला दें तो उनका क्या है, जो है रेट क्या है, घट जाता है, तो उन्हें हम उत्प्रेरक नहीं बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे निरोधक। ठीक है, क्लियर इतना? तो चलिए अब हम इसी चीज को पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते हैं इसे। तो लिखा है उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसमें वह स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर इतना? कोई दिक्कत? चलिए अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। तो अगर मैं बात करूँ KClO3 का एग्जाम्पल की, तो KClO3 का ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपको उत्प्रेरक की तरह कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह आपका MnO2 काम कर रहा है और MnO2 जो है इस अभिक्रिया की जो दर है इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का जो है संघट्ट का सिद्धांत। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इससे पहले कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। तो जब अणुओं के बीच परस्पर टक्कर होती है तब जाकर आपकी रासायनिक अभिक्रिया ऑकर होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से घटित होती है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की बात चलती है। तो भाई क्या है कि अणुओं के मध्य कैसे होनी चाहिए, टक्कर होनी चाहिए, और टक्कर ऐसी वैसी टक्कर नहीं होनी चाहिए भैया, टक्कर होकर उत्पाद बनना चाहिए। तो देखो, टक्कर होकर उत्पाद बनने को हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर। ठीक है, तो अणुओं के बीच क्या है, टक्कर होने पर आपका उत्पाद बनता है। ठीक है, अब केवल वही अणु जो है हम कह सकते हैं उत्पाद बनाते हैं टक्कर करके, जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होती है या फिर आप कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है। तो इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वो है आपका पहला पॉइंट ये कि कह सकते हैं किन्हीं दो अणुओं के बीच अभिक्रिया होने के लिए, अगर हमारे दो अणु हैं उनके बीच हमको अभिक्रिया करानी है तो उनके बीच हमारा टक्कर का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो कि मैं अभी बता चुका हूं आपका, दूसरा पॉइंट ये है कि अणुओं में टक्कर जो है आपकी तभी होती है जब उनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होती है या उनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कैसे होती है, अधिक होती है। दोनों पॉइंट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के। अब तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, अब मान लीजिए अणुओं के बीच टक्कर हो रही है, तो टक्कर होने के बाद ऐसा नहीं है कि सभी अणु जाके उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, नहीं, केवल कुछ ही अणु आपके उत्पाद में परिवर्तित होंगे और केवल वे अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनके बीच जो आपकी टक्कर हुई है वो कैसी हुई है, प्रभावी हुई है। तो चलिए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो ये है आपका ये पॉइंट। तो अणुओं के बीच टक्कर हो जाने के बाद सभी अणु जो है उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, केवल वही अणु उत्पाद बनते हैं जिनके बीच टक्कर प्रभावी होती है, अर्थात जिन टक्करों से हमारा क्या बनता है, उत्पाद बनता है, वही टक्करें हमारी क्या होती है, प्रभावी टक्करें कहलाती हैं। और बात सुनिए कि भाई टक्कर चल रही है, ओके, टक्कर चलने के बाद उत्पाद बन रहा है, ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी प्रकार के जो अणु हैं वो उत्पाद नहीं बनाते। तो अगर मैं बात करूं प्रभावी टक्कर वाले अणुओं की जो संख्या होगी वो आपकी कम होगी। तो अगर मैं बात करूं कि भाई सभी प्रकार के अणु उत्पाद नहीं बनाते, तो क्या होगा कि आप क्या कहेंगे कि सभी प्रकार के अणुओं की जो संख्या है वो प्रभावी टक्करों के संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी, या आप कह सकते हैं प्रभावी टक्करों की संख्या कम होगी, अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी। इस पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा है कि प्रभावी टक्करों की संख्या अणुओं की कुल संख्याओं से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सभी प्रकार के जो आपके अणु हैं वो क्या नहीं करते, उत्पाद नहीं बनाते। और ये रहा आपका अगला पॉइंट, वो है आपका टक्कर होने के बाद अणुओं का जो है आपका एक दूसरे के सापेक्ष दिक् विन्यास अनुकूल होना चाहिए। अब दिक् विन्यास अनुकूल, इस वर्ड को हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं कि भैया दिक् विन्यास अनुकूल का क्या मतलब है। तो दिक् विन्यास अनुकूल का मतलब मैं आपको इस तरह से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे मान लो एक हमारा ये अणु है और एक हमारा ये अणु है, ठीक है। अगर आपके ये दोनों अणु आपस में इस तरह से टकरा रहे हैं तो टक्कर खतरनाक होगी। और अगर मान लो ये इसका जो दिक् विन्यास है वो ऐसे जा रहा है, इसका दिक् विन्यास ऐसे जा रहा है, क्या टक्कर होगी? नहीं, है ना। तो दिक् विन्यास अनुकूल होने के लिए भैया उनका जो सिस्टम है चलने वलने वाला है ना, उनकी जो डायरेक्शन वायरेक्शन चल रही है वो बिल्कुल सही दिशा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपका यहाँ भाग रहा है, कोई आपका यहाँ भाग रहा है, टकराएंगे ही नहीं, है ना। दिक् विन्यास अनुकूल का मतलब कि ये अणु आपका ऐसे आ रहा है, ये अणु आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराएंगे तब आपकी टक्कर होगी। अगर हम बात करें कि ये अणु आपका ऐसे जा रहा है, ये अणु आपका ऐसे जा रहा है, टक्कर ही नहीं होगी। ठीक है, क्लियर इतना? तो दिक् विन्यास अनुकूल का मतलब यही होता है। अब हम दिक् विन्यास अनुकूल को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विद एग्जाम्पल अभी समझेंगे। अभी एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे दिक् विन्यास अनुकूल का क्या मतलब होता है।
अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो वो ये है आपका कि अभिक्रिया का वेग जो है आपका टक्करों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हमारा टक्करों की संख्या बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं दिक् विन्यास अनुकूल। इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे मैंने ले लिया ब्रोमोमीथेन, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन को मैंने ऐसे बनाया, ये आपका ब्रोमोमीथेन है, ओके, या मेथिल ब्रोमाइड जो भी आप बोले। अब एक साइड ले लेंगे अपन उपयुक्त के लिए, एक साइड ले लेंगे अनुपयुक्त के लिए, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं, मान लो ये अनुपयुक्त या अन्य अनुकूल, अनुपयुक्त दिक् विन्यास। अभी मजा आएगा आपको देखना। देखो अब जैसे मान लो हम इसमें OH माइनस जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़ना चाहते हैं, ये आपका H है, ये आपका C है, ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका Br है, और यहां पर आप जोड़ना चाहते हैं OH। तो आप देखेंगे कि ये जुड़ेगा नहीं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन ऑक्योर नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे ये जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन, और ना ही ये क्या होगा, जुड़ेगा, ना ही ये क्या होगा, जुड़ेगा, ओके। अब अगर मैं बात करूं ऐसे उपयुक्त विन्यास देख ले, तो यहाँ पे लिखो उपयुक्त विन्यास के लिए क्या सिस्टम है। तो भैया उपयुक्त विन्यास के लिए देखें तो ये H हो गया आपका, ये C हो गया आपका, ये H हो गया आपका, ये H हो गया आपका, और ये मान लेते हैं आपका Br है, ठीक है। अब ये जो OH है इसे आप मान लीजिए यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, तो यह जो है OH आपका यहाँ पर आपका जुड़ सकता है, और जुड़कर बनेगा कैसा, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो अगर मैं देखूं कि ये जुड़ेगा कैसे, बनेगा कैसे, दिखता कैसे होगा, तो चलिए इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, ठीक है। पहले से थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा और अच्छे से दिखाएं। तो यहाँ पे Ca हो गया, ये H हो गया, ये आपका एक H ये हो गया, और ये आपका एक H ये हो गया, ठीक है। ये आपका ब्रोमीन है, तो ये आपका ब्रोमीन ऐसे हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा आपका हल्का सा नेगेटिव, है ना, और इस पर आएगा हल्का सा पॉजिटिव, ओके। इस पर हल्का सा पॉजिटिव आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका OH जो है आपका नेगेटिव, वो आपका कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आपका कंपाउंड बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर क्या होगा आपका कि Br नेगेटिव आपका यहाँ से अलग हो जाएगा, तो यहाँ से आपका Br नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH3OH। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम OH को यहाँ से अटैक करा रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हो पा रही, ठीक है। लेकिन अगर हम OH को यहाँ से रिएक्ट करा रहे हैं तो आपकी यहाँ पर रिएक्शन हो पा रही है। तो यानी अणुओं में क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष दिक् विन्यास का होना जरूरी है, बिना दिक् विन्यास के उनकी फिल्म नहीं बन पाएगी। तो इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, है ना, रासायनिक बलगत की, आपकी यहाँ पर खत्म होती है। तो यहाँ पर अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं। और वैसे ही ऑफिशियली अगर बात की जाए तो इसकी जो थ्योरी जो पोर्शन, थ्योरिकल पोर्शन, और आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, और आप कैसे कह सकते हैं कि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक दो न्यूमेरिकल्स वो हो चुके हैं। अब जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज इंडेक्स है, तो उसे हम आगे कराने का प्रयास कर रहे हैं।